देखिए क्वेश्चन है, सभी लोग ध्यान से सुने और देख लिखाया हुआ उसको ध्यान से देखेंगे तभी जाकर ये कंप्लीट हो पाएगा। ब्रिटिश संसद ने भारत में किस लिए अनेक अधिनियम पारित किए? ब्रिटिश माने अंग्रेजी, संसद जो था ना, पार्लियामेंट जिसको कहते हैं, तो अंग्रेजी यानी ब्रिटिश संसद ने भारत में किस लिए अनेक अधिनियम पारित किए? तो इसका उत्तर है ब्रिटिश संसद ने भारत में कंपनी के शासन को, कंपनी का जो शासन था उसको विनियमित और नियंत्रित करने के लिए, यानी कि उसको नियम के अनुसार चलाना और कंट्रोल करना, यानी कि जो बाहरी क्षेत्र के हिसाब से जो चल रहा था उसको एक नियम के अनुसार चलाना। तो ब्रिटिश संसद ने भारत में कंपनी के शासन को विनियमित और नियंत्रित करने के लिए 18वीं शताब्दी में, कब? 18वीं शताब्दी के अंतिम दशक में, यानी कि 18वीं शताब्दी जो चल रहा था उसके अंतिम दशक में अनेक अधिनियम पारित किए। इसलिए क्योंकि इसका मुख्य काम यही था कि शासन को विनियमित और नियंत्रित करने, क्या करना? विनियमित और नियंत्रित करना, जो शासन नियम जो कानून जो चल रहा था उसी के अनुसार सारे काम को करना। प्रश्न है, ब्रिटिश कंपनी को किस लिए बाध्य किया गया? बाध्य मैंने समझता है क्या होता है? रोकना या मजबूर करना, ठीक है, अवरुद्ध करना, उनको किसी प्रकार से आगे बढ़ने से रोकना, रुकावट उत्पन्न करना। तो देखिए ब्रिटिश कंपनी को किस लिए बाध्य किया गया? तो देखिए ब्रिटिश कंपनी को बाध्य यानी कि मजबूर इसलिए किया गया कि वह भारत के प्रशासन के विषय में, यानी कि वह भारत का जो प्रशासन था ना उसके विषय में नियमित रूप से अपने रिपोर्ट भेजा करे, यानी कि जो रिपोर्ट बना हो उसको नियमित रूप से, यानी कि लगातार समय के अनुसार उसको भेजा करे। और कंपनी के काम काज, यानी कंपनी का, ब्रिटिश कंपनी जो बना हुआ था उसका जो काम काज था उसको जांच करने के लिए कई समितियां नियुक्त की गई थी। यानी कि ब्रिटिश कंपनी को किस लिए बाध्य किया गया? तो इसका मुख्य पॉइंट यही है कि उसके जो भारत के प्रशासन के विषय में नियमित रूप से जो कानून बनाए गए थे वह अपने रिपोर्ट भेजा करे और कंपनी के काम काज की जांच वह हमेशा समय अनुसार करता रहे। पांचवी रिपोर्ट क्या है? प्रश्न है, यह VVI प्रश्न है आपका। पांचवी रिपोर्ट क्या है? तो पांचवी रिपोर्ट एक ऐसी रिपोर्ट है जो एक प्रवर समिति द्वारा तैयार की जाती है। किसके द्वारा? प्रवर समिति द्वारा तैयार की गई थी। और यह रिपोर्ट भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के स्वरूप पर, स्वरूप मैंने होता है बनावट, ढांचा, तो यह रिपोर्ट भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के स्वरूप पर ब्रिटिश संसद में गंभीर वाद विवाद, यानी कि वाद विवाद, गंभीर का मतलब क्या हो गया? यानी कि जटिल, जो सबसे अधिक हो, जो कि जल्दी उसका सुलझाया नहीं जा सके, यानी कि सुलझाने में काफ़ी लंबा समय लगे। तो यह रिपोर्ट भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के स्वरूप पर ब्रिटिश संसद में गंभीर जो वाद विवाद थे, जो झगड़े थे, उसके लिए आधार, यानी कि वाद विवाद का आधार बने। और इसमें उपलब्ध साक्ष्य जो थे वह कौन थे? यानी कि बहुमूल्य थे। यानी कि जो भी साक्ष्य वहाँ पे, मान कर चलिए किसी के प्रति अगर कहीं कोर्ट कचहरी का मामला किसी का हो जाता है तो जज के साथ क्या पेश किया जाता है? साक्ष्य, यानी कि प्रमाण को प्रस्तुत किया जाता है। जिसकी प्रमाण सही ढंग से होती है उसकी जजमेंट उसी की तरफ होता है। तो यह जो पांचवी रिपोर्ट जो है, यह एक ऐसी रिपोर्ट है जो एक प्रवर समिति द्वारा तैयार की गई थी। और यह रिपोर्ट भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी, जो अंग्रेजी कंपनी जो बनी हुई थी, ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के स्वरूप पर ब्रिटिश संसद में गंभीर जो वाद विवाद जो निलंबित थे, यानी लंबे समय से जो विवाद चल रहे थे, उसके आधार, यानी कि वाद विवाद का आधार बनी। और इसमें उपलब्ध जो साक्ष्य थे, जो प्रमाण थे, वह क्या थे? बहुमूल्य थे, यानी कि जो सबसे अलग हटके थे, विशिष्ट थे। अगला है फ्रांसिस बुकानन कौन था? फ्रांसिस जो बुकानन जो थे वे कौन थे? तो यह एक चिकित्सक थे। कौन थे? एक चिकित्सक थे। और वे चिकित्सक थे जो भारत में आए और बंगाल चिकित्सा सेवा में
1794 से 1815 तक, यानी कि बंगाल चिकित्सा सेवा में उन्होंने कितने वर्षों तक काम किए? यानी कि 1794 से लेकर के और 1815 तक कार्य किए, और वह कुछ वर्षों तक भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली, भारत के जो 1794 से 1815 के बीच जो भारत का गवर्नर थे, कौन? लॉर्ड वेलेस्ली, और उनके लिए उन्होंने शल्य चिकित्सक रहे, यानी कि उनके घर की एक डॉक्टर ना कहा जाता है, ठीक है, उनकी जांच परख करने वाले एक डॉक्टर थे। तो यह कौन थे? प्रश्न पूछेगा फ्रांसिस बुकानन कौन थे, तो आप ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तो बोलिएगा कौन थे? एक चिकित्सक थे। अगर सब्जेक्टिव में पूछ दे तो उस समय लिखिएगा फ्रांसिस बुकानन जो थे एक चिकित्सक थे जो भारत में आए और बंगाल चिकित्सक सेवा में 1794 से 1815 तक कार्य किए, और वह कुछ वर्षों तक भारत के गवर्नर वायसराय, कौन? लॉर्ड वेलेस्ली के शल्य चिकित्सक के रूप में भी रहे। ठीक है, अगला प्रश्न है, फ्रांसिस बुकानन को क्या कहा जाता है? बताइए क्या कहा जाता है? बुकानन हैमिल्टन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बुकानन हैमिल्टन कहा जाता है। संथाल विद्रोह के नेता कौन थे? सिद्धू माझी। कौन थे? सिद्धू माझी जो थे यह संथाल विद्रोह के नेता थे। 1850 के दशक तक, यानी कि दशक मैंने समय तक, 1850 के दशक तक संथाल लोग क्या महसूस करने लगे थे? यानी संथाल जनजाति के जो लोग थे वे क्या महसूस करते थे? तो 1850 के दशक तक संथाल लोग यह महसूस करने लगे थे कि अपने लिए एक आदर्श संसार का निर्माण करने के लिए, यानी कि आदर्श मैंने क्या होता है? सबसे बढ़िया, सबसे अच्छा एक संसार का निर्माण करने के लिए जहां उनका अपना शासन हो, जमींदार, साहूकार और औपनिवेशिक राज के संथाल के गांव जल रहे हैं, यानी कि वे क्या होता है? उनके साथ मिल करके यह काम करें। तो 1850 के दशक तक संथाल लोग यह महसूस करने लगे थे कि वे अपने लिए एक आदर्श यानी कि नए संसार का निर्माण करने के लिए जहां उनका अपना शासन हो, वहां पे क्या हो? जमींदार, साहूकार और औपनिवेशिक राज के संथाल के गांव बने रहे या उनके साथ काम करते रहे। प्रश्न है, संथाल परगना का निर्माण कब कर दिया गया? तो 1855 से 1856 के समय, यानी कि जो संथाल विद्रोह हुआ था उसी समय। औपनिवेशिक राजा की क्या आशा थी? यानी कि औपनिवेशिक जो राजा थे उनकी क्या आशा थी? आशा माने एक उम्मीद होता है ना, क्या आशा उम्मीद थी? तो औपनिवेशिक राजा की यह आशा थी कि संथालों के लिए नया परगना बनाने, परगना मतलब कि एक नया क्षेत्र उनके लिए बनाने, और उसमें कुछ विशेष कानून लागू करने से संथाल लोग संतुष्ट हो जाएंगे। यानी कि उनकी सोच यही थी कि संथाल लोगों के लिए एक अलग नियम कानून लगाया जाए और उनके लिए एक ऐसा क्षेत्र घोषित कर दिया जाए जहां पे उनकी सारी सुविधाएं उपलब्ध हो। साहूकार कौन होता है? साहूकार का मतलब होता है जो कर्ज दूसरे को देता है, यानी कि धनवान व्यक्ति। धनवान ही किसी को कर्ज देगा। तो साहूकार एक ऐसा व्यक्ति होता है जो पैसा उधार देता है और साथ ही व्यापार भी करता है, यानी कि साहूकार का मतलब होता है जिसका व्यापार बिजनेस से संबंध जिसका होता है, तो बेचारे किसी को बाकी पैसा भी देते हैं और साथ ही साथ व्यापार भी करते हैं। कोई दिक्कत? प्रश्न है, बम्बई दक्कन पहला राजस्व बंदोबस्त कब किया गया? 1820 के दशक में बम्बई जो दशक है दक्कन में पहला राजस्व बंदोबस्त किया गया, वह कब? 1820 के दशक में। प्रश्न है, ब्रिटेन में कपास आपूर्ति संघ की स्थापना कब हुई? 1857 में। कब हुई थी? 1857 में। प्रश्न है, 1859 में बनाई गई मैनचेस्टर कॉटन कंपनी का मुख्य उद्देश्य क्या था? यानी कि 1859 में जो बनाई गई थी मैनचेस्टर कॉटन कंपनी, यानी सूती कंपनी जो बना हुआ था, उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? कॉटन कंपनी का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो 1859 में बनाई गई मैनचेस्टर कॉटन कंपनी का मुख्य उद्देश्य दुनिया के
हर भाग में कपास के उत्पादन, यानी कि कपास से ही सूती वस्त्र बनता है। पर सूती वस्त्र किससे बनता है? कपास से। तो कपास से दुनिया के हर भाग में कपास के उत्पादन को प्रोत्साहित करना था। यानी कि फसल, पहले भी बताए थे कि कोई भी कंपनी अगर है जो कृषि से संबंधित है, जैसे सूती वस्त्र बनाना है, जब तक उसमें कृषि के लिए कपास का उत्पादन होता है, कृषि में कपास का उत्पादन होता है, और कपास के उत्पादन के लिए जब तक कृषि क्षेत्र में हम बढ़ावा नहीं देंगे, लोगों को किसी प्रकार की सुविधा अगर नहीं देंगे, तब जाकर के लोग कृषि करेगा, नहीं करेगा। तो कृषि क्षेत्र में लोगों का बढ़ावा देंगे, सारी सुविधा उपलब्ध करेंगे, तब कपास का उत्पादन होगा। और जब कपास का उत्पादन होगा तब सूती मिल चलेगा, कारखाना चलेगा। और जब सारी सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो, किसानों के लिए सहायता नहीं हो, तो क्या वह कंपनी चल पाएगा? नहीं चलेगा। तो यह 1859 में बनाई गई मैनचेस्टर कॉटन कंपनी का मुख्य उद्देश्य दुनिया के हर भाग में कपास के उत्पादन को प्रोत्साहित करना था, जिससे कि उनकी कंपनी का विकास हो सके। यानी कपास का उत्पादन जब होगा तब जाकर के कंपनी चलेगा। अगर कपास का उत्पादन ही नहीं होगा तो क्या कंपनी चलेगा? नहीं चल पाएगा। रैयतवाड़ी किसे कहा जाता है? बताइए। रैयतवाड़ी बम्बई दक्कन में लागू की गई राजस्व प्रणाली। इसको एक शॉर्ट नाम देखिए तो राजस्व प्रणाली है। क्या है? राजस्व प्रणाली है, जो कि बम्बई और दक्कन में लागू की गई थी, और उसी को हम क्या कहते हैं? रैयतवाड़ी कहते हैं। तो बम्बई दक्कन में लागू की गई राजस्व प्रणाली को रैयतवाड़ी कहा जाता है या कहते हैं। प्रश्न है, अमेरिकी गृह युद्ध कब छिड़ गया? 1861 में। प्रश्न है, ग्रामीण बंगाल के बहुत से इलाकों में जोतदार एक ताकतवर हस्ती क्यों थी? यानी कि ग्रामीण बंगाल में, देखिए किताब का क्वेश्चन है आपका, ग्रामीण यानी कि गांव के, जो बंगाल जो था ना, उसके गांव के बहुत से इलाकों में जोतदार एक ताकतवर हस्ती के रूप में क्यों थी? तो देखिए, ग्रामीण बंगाल के बहुत से इलाकों में जोतदार एक ताकतवर हस्ती इसलिए थी कि 18वीं शताब्दी के अंत में जहां एक और कई जमींदार आर्थिक दृष्टि से संकट की स्थिति में गुजर रहे थे, वहीं जोतदार धनी किसानों के रूप में अनेक गांवों में अपनी स्थिति मजबूत किए हुए थे। यानी कि ना होता है कि गरीबी की स्थिति जब साफा दयनीय में चला जाए, तो उस समय जो जमींदार वर्ग के लोग थे वे उनकी स्थिति को संभाले हुए थे। जैसे मानकर चलिए कि जब किसी कारणवश घर की आर्थिक स्थिति अगर कमज़ोर हो जाती है, पर डे का इनकम जब बंद हो जाता है, तो 2-4-10 दिन पहले से रखे गए 2-4-10 रुपये जो होता है, उसी से कुछ घर की आर्थिक स्थिति को खड़ा किया रखा जा सकता है। अन्यथा रह पाएगा? नहीं रह पाएगा। तो यहाँ ग्रामीण बंगाल के बहुत से इलाकों में, यानी कि बहुत से क्षेत्र में जोतदार एक ताकतवर हस्ती के रूप में इसलिए थे क्योंकि वहाँ गरीब तबके के लोगों की आर्थिक स्थिति जब कमज़ोर पड़ गई, जब खराब हो गई, उनके लिए इनकम का स्रोत जब बंद हो गया, भुखमरी की स्थिति जब आना शुरू हो गया, तो उस समय यही जोतदार जो धनवान हस्ती वाले थे, इन्होंने ही उस कमान को संभाला। यानी कि उनके लिए कुछ भोजन की जुटा कर पाते थे या उनकी परवरिश पर कुछ ध्यान देते थे। इसलिए जोतदार हस्ती जो थी नहीं, यानी जमींदार ताकतवर जो हस्ती थी, यह वहाँ के कमान को संभाले हुए थे। कहाँ के? बंगाल के। और स्थानीय व्यापार और साहूकार के कारोबार पर भी जोतदार का ही नियंत्रण था। स्थानीय व्यापार जो थे, मानकर चलिए कि किसी के पास संपत्ति अगर है, अनाज किसी के गोदाम में 50 बोरी रखी गई है और बगल में 2-4 गांव के लोग भूखे मर रहे हैं, तो वहाँ के जितने भी कुछ संपन्न लोग होते हैं, वे चाहते हैं कि अपने से, क्या वह अगर भलाई के रूप में हो या मतलब पूंजी से ले या फ्री में दे। यानी कि अगर पूंजी से लेगा तो गांव के 10-20 धनवान व्यक्ति मिल करके उसको खरीद लेते हैं और खरीद करके गरीबों में बांट देते हैं। तो यह स्थानीय बाजार और साहूकार के कारोबार पर भी जोतदार का ही नियंत्रण था। जो जोतदार थे, कृषि के जोतदार व्यक्ति जो थे, उन्हीं का नियंत्रण था। वे अपनी जमीन का बहुत बड़ा भाग बटाईदारों के माध्यम से, बटाईदार समझते हैं? बटाईदार यानी कि किसी को गांव में भी देखे हुए, बटाईदार का मतलब होता है आधे आधे बांट देना। जमीन किसी का है और किसी को कमाने के लिए दे दिया गया,
लेकिन फसल का उत्पादन जब हो गया तो फसल उत्पादन के बाद में आधे आधे उसको बांट दिया गया, यानी कि जिसकी जमीन थी आधा उसको दे दिया गया और जो काम किया आधा उसको दे दिया गया। तो स्थानीय व्यापार और साहूकार के कारोबार पर भी जोतदार का ही नियंत्रण था। वे अपनी जमीन का बहुत बड़ा भाग बटाईदारों के माध्यम से जुतवाते थे और बटाईदार जोतदार के अधीन होते थे। किसके अधीन होते थे? जोतदार के अधीन होते थे, क्योंकि उन्हीं के पास सबसे अधिक संपत्ति जोती करने लायक भूमि था। जो उनके खेतों में मेहनत करते थे और फसल उत्पादन के कुल भाग का आधा जोतदारों को दे देते थे। यानी कि बटाई का मतलब समझ गए ना? अगर प्रश्न पूछे कि बटाईदार का अर्थ क्या होता है तो सीधे लिखिएगा कि आधे आधे बांट देना, आधे आधे को बांट देना। यानी कि जैसे कि किसी की संपत्ति है, जमीन किसी का है, कमाने के लिए किसी ने ले लिया, तो जब फसल का उत्पादन हुआ तो फसल का उत्पादन होने के बाद आधे आधे उसको बांट दिया गया। जो काम किया उसको आधा दे दिया गया और जिसकी जमीन है आधा उसको दे दिया गया। समझ में आ रहा है? अगला प्रश्न है, जमींदार लोग अपनी जमींदारियों पर किस प्रकार नियंत्रण बनाए रखे थे? यानी कि जमींदार लोग अपनी जमींदारियों पर किस प्रकार से नियंत्रण बनाए रखते थे? तो जमींदार लोग अपनी जमींदारियों पर निम्न प्रकार से नियंत्रण बनाए रखते थे। जमींदार को अपनी जमींदारियों को बचाने के लिए, यानी कि जमींदार थे और उनको अपनी ज़मीनों को बचाने के लिए या जमींदारियों को बचाने के लिए कई प्रकार के रणनीति का इस्तेमाल करते थे। वह फर्जी तकनीक के अंतर्गत कई हथकंडे अपनाते थे और वह कई बार कंपनी के राजस्व मांग को जानबूझकर रोक लिया करते थे तथा राशि बढ़ने के कारण ब्रिटिश कंपनी के कुछ आदमी द्वारा जमीन की नीलामी कर दिया जाता था। यानी कि देखिए इसमें क्या होता था कि अंग्रेजी सरकार जब था तो उस समय जितने भी जमींदार वर्ग के लोग थे वे क्या करते थे? अंग्रेजों को राजस्व देना नहीं चाहते थे, यानी कर। गांव में भी देखिए होइएगा बहुत लोग हैं लंबे समय तक किसी का कर्ज अगर बना रहता है तो जल्दी किसी को देना नहीं चाहते हैं कि बाद में कहीं वह छोड़ दे। उसी प्रकार से ये लोग क्या करते थे? उसको रोक करके रखते थे कि बाद में कहीं नहीं अगर देंगे तो वह छोड़ देगा। लेकिन वह राजस्व मांग को जानबूझकर रोका करते थे, यानी कि राजस्व जो कर टैक्स जो अंग्रेज जो लगाए हुए थे उसको उन्होंने जानबूझ करके रोका करते थे तथा राशि बढ़ने के कारण ब्रिटिश कंपनी के, यानी कि जो कर जो था ना, कर की राशि जो टैक्स की जो राशि थी वह बढ़ने के कारण ब्रिटिश कंपनी के कुछ आदमी द्वारा जमीन की नीलामी कर दिया जाता था। यानी कि अगर किसी के पास ज़्यादा कर हो गया और वह कर नहीं दे पाता था, टैक्स नहीं दे पाता था, तो वह ज़मीन किसी और के नाम से नीलाम कर दिया जाता था। जो सबसे अधिक रुपया देता उसके नाम उसको कर दिया जाता। पहाड़िया लोगों ने बाहरी लोगों के आगमन पर, यानी कि पहाड़ी जो लोग थे वे बाहरी लोगों के आगमन पर कैसे प्रतिक्रिया दर्शाई? तो देखिए सबसे पहली बात, अगर गांव में भी देखे होइएगा कोई व्यक्ति अगर पहले से वहां जमा है, पूरी गांव की टोली बनी हुई है, अगर गांव के लोग गरीब हैं, अगर बाहर से कोई व्यक्ति आ गया, आने के बाद उनकी दिन दूनी रात चौगुनी अगर परिवर्तन होते जाता है तब बगल वालों को देख करके उसे दुइये को चीज़ होता है, क्या उसको सीखने की स्थिति होती है और नहीं तो उसको नुकसान करने की स्थिति होती है। तो दोनों साथ में रहता है। तो पहाड़िया लोग बाहर से आने वाले लोगों को संदेह तथा अविश्वास की दृष्टि से देखते थे। जब संथाल राजमहल की पहाड़ियों पर बसे, संथाल जाति के लोग जो थे वे जब राजमहल की पहाड़ियों पर बसे तब पहाड़िया लोगों ने इसका विरोध किया। यानी कि राजमहल समझते हैं ना, यानी कि राजा के गढ़ के बगल में जब ये जा कर के बसे तो वहाँ के जो पहले से जो वासी थे उन्होंने उसका कड़ा विरोध किया। कड़ा विरोध इसलिए किया कि वह यहाँ नहीं रहेंगे, अगर वे यहाँ रहेंगे तो हम लोगों के जो हक है वो छीने जाएगी, क्योंकि उनको हक मिलना भी शुरू हो जाएगा, इसलिए हमारी हक को छीनी जाएगी। जब संथाल राजमहल की पहाड़ियों पर बसे तब पहाड़िया लोगों ने इसका विरोध किया, परंतु धीरे धीरे उन्हें पहाड़ियों में भीतर की ओर चले जाने के लिए विवश कर दिया तथा निचली पहाड़ियां और घाटियों में जाने से रोक दिया गया। यानी कि आगे बढ़े लेकिन धीरे धीरे उनको क्या कर दिया गया? रोक दिया गया।
और वे ऊपरी पहाड़ियों के चट्टान और बंजर प्रदेश तथा भीतरी शुष्क भागों तक सीमित होकर रह गए। यानी कि वे अपने क्षेत्र को बढ़ाना चाहते थे, लेकिन पहाड़ियां लोगों ने बाहर से आने वाले व्यक्ति को आगे की ओर बढ़ने नहीं दिया, क्योंकि उन्होंने सोचा कि अगर यह व्यक्ति आगे की ओर बढ़ जाएंगे तो हमारे क्षेत्र को वे क्या कर लेंगे, हासिल कर लेंगे। मानकर चलिए कि एक जाति के लोग पहले से हैं, 10 कट्ठा जमीन है, अगर कहीं दूसरे जाति के लोग आकर के कहीं और से उसमें बसना शुरू करते हैं तो धीरे धीरे क्या होगा, उनकी क्षेत्र कम होती जाएगी, यानी कि उनकी ज़मीन की स्थिति कम होती जाएगी, क्योंकि जो आएंगे उनका भी तो परिवार बढ़ेगा ना। धीरे धीरे जनसंख्या बढ़ते बढ़ते जाएगा और बड़ा बड़ा क्षेत्र जो है वह छोटा होते जाएगा, यानी कि वहाँ पे हर प्रकार से समस्या उत्पन्न होती जाएगी। यानी कि एक व्यक्ति को जो सुविधा मिल रहा था, अगर मानकर चलिए एक व्यक्ति अगर 1 बीघे का मालिक है, उस घर में अगर 5 जब हो जाए तो उसमें परिवर्तन होगा कि नहीं होगा, उसमें कम हो जाएगा। तो वे बंजर प्रदेश तथा भीतरी शुष्क भागों तक सीमित होकर रह गए। बंजर प्रदेश तक ही सीमित इसलिए रह गए क्योंकि वहाँ पे पहाड़ियाँ लोगों ने जगह को छोड़ दिया था, क्योंकि वहाँ पे किसी प्रकार के फसल उत्पादन नहीं होता था। अगर होता तो शायद ये भी वहाँ नहीं जाने देते उनको। तो सोचे कि चलो कम से कम बंजर प्रदेश तक ही रह करके अपने जीव को पार्जन यह कर ले, लेकिन यह आगे की ओर नहीं बढ़े। और इसका असर उनके रहन सहन तथा जीवन पर बहुत बुरा पड़ा। अतः वह गरीब हो गए। क्या हो गए? गरीब हो गए, क्योंकि बंजर प्रदेश तक ही रहे जहाँ पे किसी प्रकार के फसल उत्पादन नहीं होता था, उनको किसी प्रकार की सुविधा नहीं मिलता था। तो बताइए कि वह व्यक्ति गरीब होंगे या अमीर होंगे? गरीब ही होंगे ना। जब सारी सुविधा उपलब्ध होगी तो सब कुछ उनका आगे की ओर बढ़ेगा। अगर सुविधा उपलब्ध नहीं है तो समझिए कि वे बेचारे धनवान नहीं हो सकते हैं। प्रश्न है, संथाल ने ब्रिटिश शासन के विरोध विद्रोह क्यों की? यानी कि उनके ब्रिटिश जो शासन था, अंग्रेजी जो हुकूमत जो था, उसके खिलाफ उन्होंने विरोध क्यों किए? यानी विरोध समझते हैं ना, विरोध क्यों किए? तो देखिए, संथालों ने ब्रिटिश शासन के विरोध विद्रोह निम्न कारणों से किए। संथाल ने जिस जंगली भूमि को अत्यधिक परिश्रम करके कृषि योग्य बनाया था, कौन? यानी संथाल लोगों ने जिस जंगली भूमि को काट छांट करके अत्यधिक कृषि के लायक जब बनाए हुए थे, तो वह इस्तेमारी बंदोबस्त के कारण उनके हाथों से निकलने लगी थी। क्योंकि उन जो जमीन जो कैसा था, बंजर था और जंगली था, उसको काट छांट करके वे कृषि लायक बनाए हुए थे, लेकिन धीरे धीरे वहाँ पे सरकार का अधिकार बनना शुरू हो गया, जिसकी वजह से उनके हाथों से वह जमीन चला गया, यानी कि छूटते जा रहा था। लगान अदा न करने की स्थिति में, लगान मतलब कर अगर पूरा नहीं करते थे तो उस स्थिति में संथाल किसान साहूकारों से ऋण लेने के लिए, ऋण मतलब कि कर्ज लेने के लिए विवश हुए। तब से शोषण और उत्पीड़न का चक्र शुरू होने लगा। यानी कि लगान जब वसूल नहीं होगा तो जबरदस्ती उनका तो शोषण होबे करेगा ना। मानकर चलिए कि गांव में ही देखिए, अगर किसी व्यक्ति ने, किसी गरीब व्यक्ति को, धनवान व्यक्ति ने गरीब को अगर कर्ज में कुछ रुपया अगर दे दिया या कोई सामान दे दिया, अगर व्यक्ति उसके काम में अगर साथ नहीं देता है तो वहाँ पे लोगों का शोषण होता है। कहे कि सीधे कहेगा कि अगर तुमने मेरा काम आज नहीं किया तो हमारी जो बकाया तुम्हारे यहाँ है वह तुम हमको दे दो, जिसकी वजह से वह व्यक्ति शोषण का शिकार हो जाएगा। और शोषण के शिकार होने के कारण उसकी आर्थिक स्थिति कभी मजबूत नहीं हो सकती है। संथाल अपनी दुर्दशा के लिए ब्रिटिश प्रशासन को उत्तरदायी समझते थे। यानी कि संथाल जाति के लोग जो थे वे अपनी दुर्दशा यानी कि दयनीय स्थिति के लिए उन्होंने अंग्रेजी शासन को, अंग्रेजी जो हुकूमत जो चल रहा था ना, उसको ही अपना उत्तरदायी समझते थे, क्योंकि उन्हीं के कारण संथाल लोगों की स्थिति कैसे हो गई थी, खराब हो गई थी, दयनीय हो गई थी। और वे ब्रिटिश शासन के विरोध विद्रोह करके अपने लिए एक आदर्श संसार का निर्माण करना चाहते थे, क्योंकि वे चाहते थे कि अंग्रेजी हुकूमत का काम नहीं हो। किताब लाओ किताब। अंग्रेजी हुकूमत के अनुसार वे नहीं चाहते थे, क्योंकि अंग्रेज अधिकारी चाहते थे कि जो भी हो मेरे अनुसार चले, इसमें किसी का नियम कानून नहीं चले। तो कर अगर कल समझाए हुए थे आपको
कि अगर किसी के फसल का उत्पादन अगर 5 रुपया है और कर उससे अगर लिया जाए कितना 10 रुपया, तो क्या वह उसको पूरा कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। अगला प्रश्न है, दक्कन के रैयत ऋणदाताओं के प्रति क्रुद्ध क्यों थे? क्रुद्ध समझते हैं? क्रुद्ध मैंने नाराज। क्रुद्ध क्यों थे? तो नाराज क्यों थे? तो देखिए, दक्कन के रैयत ऋणदाताओं ने, दक्कन के ऋणदाता का मतलब होता है कर्ज देने वाला। ऋणदाता का मतलब क्या होता है? कर्ज देने वाला के प्रति निम्नलिखित कारणों से क्रुद्ध थे। दक्कन के जो रैयत ऋणदाताओं के प्रति लोग यानी कि नाराज थे। इसका मुख्य कारण यह था कि ऋणदाताओं ने किसानों को ऋण देने से इनकार कर दिया था। किसान के पास ऋण हमेशा चाहिए क्योंकि उनके पास उतनी पूंजी नहीं होती है जिसकी वजह से वो अपनी खेती को अच्छे ढंग से कर पाए। तो वे क्या करते हैं? साहूकारों से कर्ज लेते हैं। तो जब इन्होंने क्या कर दिया, रैयतवाड़ी जब स्थिति जो चल रही थी, तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि हम किसानों को कर्ज नहीं देंगे। बताइए, जब किसान को कर्ज नहीं देंगे तो किसान तो खेती बाड़ी करेगा नहीं, और खेती बाड़ी जब नहीं करेगा तो फसल का उत्पादन होगा नहीं, तो क्या बड़े बड़े लोग क्या खाएंगे? तो यहाँ भी तो स्थिति संकट के दौर में गुजर सकती है। तो ऋणदाताओं ने किसानों को ऋण देने से इनकार कर दिया था। किसानों को लगता था कि ऋणदाता संवेदनहीन हो गए। संवेदनहीन माने समझते हैं, यानी कि शांत हो गए, यानी कि वह काम लायक नहीं है, तो जो उनकी रक्षा पर तरस नहीं खाते, यानी कि निर्दयी हो गए हैं। जो कि किसान गरीब होते हैं, और किसान गरीब जो थे उनको ऋणदाता ऋण नहीं देते थे, तो किसान वर्ग के लोग सोचते थे कि वे संवेदनहीन हो गए हैं, वे हमारी मजबूरी को नहीं समझ रहे हैं। ऋण चुकाते समय किसानों को कोई रसीद नहीं दी जाती थी, यानी कि कर्ज चुकाते समय किसानों को किसी प्रकार की रसीद नहीं दी जाती थी। लेकिन कारण यही था कि किसानों की आर्थिक स्थिति काफ़ी दयनीय होती चली जाती। मानकर चलिए किसी किसान ने अगर 10,000 रुपये लिए, खेती बाड़ी कर लिए, फसल का उत्पादन हो गया, 5,000 दे दिए, और वह क्या करते थे, जो साहूकार लोग थे वे लिखते नहीं थे, किसान ला करके दे दिए, पढ़े लिखे तो होते नहीं थे, तो ला करके दे दिए। देने के मतलब हुआ कि वे ले लिए, और लेने के बाद में उसको चढ़ाया नहीं कि हम 5,000 चढ़ाए हुए हैं, उसके बदले में 5,000 के बदले अगर 2,000 चढ़ा दें, या साफा नहीं चढ़ाए, जिसकी वजह से किसान तो कर्ज के बोझ से और दबते गए ना, क्योंकि उनको चीट पुर्जा रसीद बना करके उन्हें देने की ज़रूरत वे नहीं समझते थे, क्योंकि वे उन पर अपना दबदबा बनाए रखना चाहते थे। कौन? साहूकार या ऋणदाता लोग किसानों पर अपनी दबदबा बनाए हुए अपनी हुकूमत को कायम रखना चाहते थे। ऋणदाता बंद पन्नों में जाली आंकड़े भर लेते थे और उनकी फसल को कम कीमत पर खरीदते थे। समझ में आ गया? यानी कि जो किसान वर्ग के लोग थे वे ऋणदाता को जो कर्ज देते थे वापस जो करते थे, वे खाली पन्नों में होते थे और वह आंकड़ा अपने से भर लेते थे। जे कितना रुपया दिए हैं वो अपने से भर लिए, तो अगला तो नहीं देख रहा है ना। तो ऐसी स्थिति थी जिसकी वजह से किसानों की आर्थिक स्थिति क्या होती जा रही थी? कमजोर होती जा रही थी। प्रश्न है, इस्तमरारी बंदोबस्त के बाद बहुत सी जमींदारियां क्यों नीलाम कर दी गई? नीलाम समझते हैं ना, यानी कि बोली लगा देना, यानी कि डांक लगा करके किसी और के संपत्ति है और किसी और को उसको बेच देना। तो इस्तमरारी बंदोबस्त के बाद बहुत सी जमींदारियां इसलिए नीलाम कर दी गई क्योंकि 1793 में, कब? 1793 में लागू की गई इस्तमरारी बंदोबस्त के अनुसार निश्चित की गई राजस्व राशि कंपनी को निश्चित समय तक नहीं चुका पाने की स्थिति में उनकी जमींदारियों को नीलाम कर दी गई। तो सबसे पहले बात ये देखिए कि अगर कोई गरीब व्यक्ति अगर किसी साहूकार से अगर कर्ज लेकर के आ गया अपनी ज़मीन के नाम पर, ज़मीन की कागज़ को गिरवी रख दिए और उन्होंने एक साहूकार से कर्ज लेकर के आए, लंबे समय के बाद उन्होंने कर्ज को जब नहीं चुका पाए, कर्ज को नहीं दे पाए, तो वे साहूकार ने क्या कर दिया, उस ज़मीन को किसी और के नाम में नीलाम कर दिए, ताकि उनको पूंजी की आवश्यकता थी ना। और ये किसान वर्ग के जो लोग थे वे उनको नहीं दे पाए, जिसकी वजह से क्या हुआ, जिसकी वजह से ज़मीन को क्या कर दी गई, यानी कि उनकी संपत्ति को नीलाम कर दी गई थी। ठीक है।
जमींदारों को अपनी जमींदारियों पर खेती करने वाले किसानों से कर वसूली का अधिकार था, जो रैयत से के समय पर वसूल नहीं कर पाने के कारण, यानी कि रैयत से समय पर वसूल नहीं कर पाने के कारण क्या होता था, उनके जमींदारी को नीलाम कर दी जाती थी। अपनी भाषा में भी आप लिख सकते हैं कि जब साहूकार लोग जब किसानों को कर्ज दिया करते थे और उसके बदले में उनकी ज़मीन को गिरवी रखते थे, यानी कि ज़मीन के कागज़ को, रसीद को गिरवी रखते थे, लंबे समय के बाद में किसानों द्वारा उस कर को नहीं चुका पाने के कारण उनकी ज़मीन को इन साहूकारों के माध्यम से नीलाम कर दी जाती थी। लिखा जाएगा ना। पहाड़ियाँ लोगों की आजीविका संथालों की आजीविका से किस रूप में भिन्न थे, यानी कि कैसे अलग थे? तो देखिए, पहाड़िया लोगों की आजीविका संथालों की आजीविका से निम्न रूप से भिन्न थे। पहाड़िया लोगों के पास ऊंचाई पर स्थित सूबे वाले भूभाग थे। वे कुछ समय बाद, यानी कि कुछ समय के बाद में अस्थायी कृषि क्षेत्र से हटकर झूम कृषि क्षेत्र पर अपनी आजीविका के लिए केंद्रित हो गए। झूम खेती समझते हैं क्या होता है? झूम खेती क्या होता है, बोलिए। जहाँ पे जंगल पहले से हो उसको काट के खेत की लाइफ करें। यानी कि पहले से जंगल हो और उसको काट छांट करके कृषि योग्य भूमि बनाया गया और कुछ दिन तक उसमें कृषि का काम किया गया, फसल उत्पादन किया गया। धीरे धीरे उनकी पैदावार कम होती गई और जब कम हो गई तो फिर उस जगह को छोड़ करके कहीं और चले गए और जा करके फिर वहाँ जंगल की सफाई की और सफाई करने के बाद फिर वह क्या कर दिए, यानी कि फिर वहाँ फसल उत्पादन किए और फिर वहाँ भी फसल की पैदावार जब कम हो गई तो उस जगह को भी छोड़ दिए। तब तक यह पहले वाला जगह में परती पड़ गया और परती हो गया तो फिर खेतों की उर्वरा शक्ति क्या हो गई, कायम हो गई। यानी घूम घूम करके खेती करना, इनकी कोई अस्थायी कृषि योग्य भूमि नहीं थी। उसी कृषि को हम क्या कहते हैं, झूम कृषि कहते हैं। तो पहाड़िया लोग जो थे वे क्या करते थे, झूम कृषि क्षेत्र पर अपनी आजीविका के लिए केंद्रित हो गए। वे लोग अपनी झूम खेती के लिए कुदाल का प्रयोग करते थे। किसका प्रयोग? कुदाल का प्रयोग करते थे, क्योंकि कुदाल से लोग खुदाई करते थे। इसलिए उस समय जंगली लोग यानी पहाड़िया जो लोग थे वे खास करके झूम कृषि पर ही ज़्यादा करके अपने आप को भरोसा रखते थे। पहाड़िया लोग जंगल के उपज से ही अपनी गुजर बसर करते थे। जंगल की जो फसल का उत्पादन होता था, जंगल से जो मिलता था, उसी पर अपनी आजीविका का ये भरण पोषण करते थे। कौन कौन हो? पहाड़िया लोग। पहाड़िया लोग कुदाल से जमीन को खुरच कर कुछ वर्षों तक साफ करते थे और उस जगह पर क्या करते थे, खेती करते थे और फिर उसे कई वर्षों के लिए छोड़ देते थे। जबकि संथाल लोगों की आजीविका यह खेती में हल का प्रयोग करते थे। संथाल लोग खेती में किसका प्रयोग करते थे? हल का प्रयोग करते थे। और संथाल लोगों के पास पहाड़ियाँ लोगों के मुकाबले अधिक उपजाऊ भूमि होती थी, क्योंकि पहाड़ियाँ लोग क्या करते थे, झूम खेती पर ज़्यादा विश्वास करते थे। लेकिन संथाल लोगों की अपनी ज़मीन थी जो कि काफ़ी उपजाऊ होती थी। और संथाल लोग आसपास की जंगल को सफाया करते हुए इमारती लकड़ी को भी वे काटते थे और इमारती लकड़ी को काट छांट करके बेचते थे और उससे जो भी इनकम होता अपनी परवरिश करते थे। प्रश्न है, अमेरिकी गृह युद्ध ने भारत में रैयत समुदाय के जीवन को कैसे प्रभावित किया? तो अमेरिकी गृह युद्ध ने भारत में रैयत समुदाय के जीवन को निम्नलिखित कारणों से प्रभावित किया। यह अमेरिका में गृह युद्ध 1861 से 1865 के बीच हुआ। अमेरिका में गृह युद्ध कब हुआ? 1861 से 1865 के बीच हुआ, जिसके दौरान भारतीय रैयत को कपास की कीमतों में अचानक उछाल आने से, यानी कि क्योंकि गृह युद्ध चल रहा था कहाँ, अमेरिका में। कब? 1861 से 1865 के दौरान गृह युद्ध चल रहा था, जिसकी वजह से फसल का उत्पादन अच्छा से हुआ नहीं और देखने के कारण जिसके लिए भारतीय रैयत को कपास की कीमतों में अचानक उछाल आया। क्योंकि अचानक उछाल आने से खूब लाभ हुआ, क्योंकि इंग्लैंड के उद्योग को अमेरिका से कपास मिलना बंद हो गया था,
जब तक अमेरिका में गृह युद्ध की स्थिति बनी रही तब तक बम्बई दक्कन में कपास का उत्पादन बढ़ता गया और 1860 के से 1864 के दौरान कपास उगाने वाले एकड़ की संख्या दुगुनी हो गई। प्रश्न है 9 नंबर, किसानों का इतिहास लिखने में सरकारी स्रोतों के उपयोग के बारे में क्या समस्या आती है? तो किसानों का इतिहास लिखने में सरकारी स्रोतों के उपयोग के बारे में अनेक प्रकार की समस्याएं आती है, जैसे उद्देश्य एवं दृष्टि कोण की खोजबीन करना, क्योंकि यह किसी न किसी रूप में सरकारी दृष्टिकोण एवं अभिप्राय के पक्षधर होते हैं। सरकारी स्रोत में दी गई जानकारी सरकारी दृष्टिकोण तथा सरकार के हित से प्रेरित होती है। यानी कहने का मतलब हुआ कि सरकार की सारी सुविधाएं सरकार के द्वारा उपलब्ध हो। ठीक है।